कांग्रेस पार्टी से साहिबाबाद गाजियाबाद विधानसभा नंबर 55 के भावी उम्मीदवार एडवोकेट अशोक कुमार हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से बात की। वही अपने विधानसभा क्षेत्र में आगामी आने वाले चुनाव में अगर वह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होते हैं और यहां से जीतकर विधानसभा जाते हैं तो इस क्षेत्र में जो वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान सरकार कार्य कर रही है उसको किस प्रकार और बेहतर करेंगे और अपने क्षेत्र में किस प्रकार का विकास और क्षेत्रवासियों को अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। वहीं अशोक कुमार ने बताया कि मैं क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहां की साफ सफाई और रोजगार के लिए भी विशेष कार्य करूंगा और विधानसभा में अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हर संभव प्रयास के लिए व्यक्तिगत तौर पर पुरजोर प्रयास करूंगा और इस सब बातों पर अपनी विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त की और बताया कि साहिबाबाद से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी एडवोकेट अशोक कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही पूछेंगे कि 2022 का चुनाव किस प्रकार से, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो किस प्रकार से अपनी विधानसभा में जाके काम करेंगे। अशोक जी, अगर आपको कांग्रेस पार्टी भावी प्रत्याशी माना है और पैनल में नाम भी है आपका, अगर आपको टिकट देती है तो किस प्रकार से आप जाके चुनाव में जनता की प्रकार से नई मदद करें? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं कि आपने आज मुझे अवसर दिया अपने चैनल पर बोलने का। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि मैं तो पार्टी का ऋणी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ और आदरणीय प्रियंका जी का, अपने अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी का, कि उन्होंने कम से कम मुझे भावी प्रत्याशित बना के गौरवान्वित कर दिया। क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का भावी प्रत्याशित होना, अब वो भी विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा से, जहाँ पर 10 लाख वोटर हैं, 10 लाख वोटर पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाता है, तो इतनी बड़ी विधानसभा का भावी प्रत्याशित घोषणा होते ही मैं तो अपने आप को ऋणी मानता हूं और आभारी मानता हूं पार्टी का। अब हम आते हैं आपके प्रश्न के दूसरे पार्ट पर। यदि मुझे पार्टी अवसर देती है तो आप विश्वास कीजिए, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने राज्यवासियों को, सबको बता दूं, क्योंकि अगर मैं पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं लड़ता हूँ तो आप मान के चलिए अशोक नहीं लड़ेगा, आप लड़ेंगे। क्योंकि अशोक की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। आज हमारी लड़ाई ऐसी सरकार से है जो कभी किसी ज़माने में, जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अगर पेट्रोल पर 2 रुपये बढ़ जाते थे तो ये सबसे ज़्यादा नाटक करते थे। मतलब हमारी पार्लियामेंट के अंदर वेल में आकर नारे लगाते हुए, इनके सुषमा जी, इनके ये अपने रविशंकर प्रसाद जी जो अभी पूर्व कानून मंत्री रहे, सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले ये मंत्री होते थे। बाहर निकलकर पार्लियामेंट में गांधी जी की मूर्ति के सामने आंदोलन चालू कर देते थे, धरना देना शुरू कर देते थे। अगर किसी कारणवश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, गैस का प्राइस अगर बढ़ गया, 25 रुपये बढ़ा दिया, तो इन्हीं की मंत्री जो वर्तमान में भी हैं, यही सिलेंडर सर पर लेकर के पूरे आंदोलन करती थी और रोड पर चक्का जाम कर देती थी। तो आज ये जनता पूरी महंगाई से त्रस्त है और मैं किस तरीके से इनकी मदद करूँगा। मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं जो राष्ट्रीय पार्टी है। मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं जिसने 200 साल पुरानी गुलामी अंग्रेज़ों से छीनी थी। मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं जिसके आत्मा के अंदर हर गरीब का, हर सब आम व्यक्ति का उत्थान है। तो मेरी पार्टी के खून में है सभी का विकास, मेरी पार्टी के खून में है सभी का सम्मान, मेरी पार्टी के खून में है सबका आदर। आप विश्वास कीजिए, अगर मेरी पार्टी मुझे लड़ाती है साहिबाबाद से, तो पूरी पार्टी, पूरा साहिबाबाद, मेरा पूरा युवा, मेरा सारा बुजुर्ग पूरी ताकत लगा देगा इस साहिबाबाद को जीतने के लिए। क्या चुनौती नहीं है आपके लिए साहिबाबाद बहुत बड़ी? जब जीवन में चुनौती ना हो तो जीवन बड़ा रसहीन हो जाता है। मुझे लगता है हमें चुनौतियों में जीने की आदत हो गई है और जब जब चुनौतियाँ बढ़ती हैं तब जीने में आनंद ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल चुनौती है और चुनौती होनी भी चाहिए। देखिए, चुनौती जिस समय हम अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिस समय हमने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो चुनौतियां तो तब भी थी। किसने सोचा था कि कांग्रेस अपने विचारधारा से, कांग्रेस अपने धैर्य से, साहस से, धैर्य से इन अंग्रेज़ों को भगाएगी और आज़ादी प्राप्त करेंगे। हाँ, चुनौतियाँ हैं, बेशक चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों से लड़ना ही हमने सीखा है और ऐसी कोई चुनौतियाँ नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि 2022 का चुनाव इलेक्शन विधानसभा नज़दीकी में है। सबसे बड़ी बात, विधानसभा साहिबाबाद की बात कर रहे हैं। कोविड का समय चला, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने कई काम किए। आप किस मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे? बहुत बढ़िया कहा आपने। मुझे एक काम बता दीजिए, कोविड काल में जो योगी जी ने और मोदी जी ने किया हो। कोविड काल में, कोविड में लॉकडाउन इम्पोज करके इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा क्या काम किया?
इन्होंने किस गरीब का उत्थान किया। वर्तमान में भी कुछ 5 किलो अनाज के कट्टे बांटे जा रहे हैं। मैं आप ही के माध्यम से मीडिया से मैंने देखा है खाली कट्टे हैं और सिर्फ फ़ोटो लगी हुई हैं, तो शायद इन्होंने ये काम किया। इन्होंने बेरोज़गारी का स्तर बहुत आसमान पर उठा कर रख दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में कई सालों से इस समय बेरोज़गारी दर हाईएस्ट लेवल पर है, जो कभी नहीं थी। इवन जिस समय वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, उस समय भी हमारी इकोनॉमी राइज़ कर रही थी। 2014 में जब हम गए तो उस समय भी हमारी इकोनॉमी राइज़ कर रही थी। आज इन्हों का काम तो ये है, इन्होंने सारी सरकारी संपत्तियां बेचना शुरू कर दिया, इन्होंने एयरपोर्ट को बेचना शुरू कर दिया, इन्होंने LIC को बेचना शुरू कर दिया। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, उस समय भी हमारी इकोनॉमी राइज़ कर रही थी। 2014 में जब हम गए तो उस समय भी हमारी इकोनॉमी राइज़ कर रही थी। आज इन्हों का काम तो ये है, इन्होंने सारी सरकारी संपत्तियां बेचना शुरू कर दिया, इन्होंने एयरपोर्ट को बेचना शुरू कर दिया, इन्होंने LIC को बेचना शुरू कर दिया। कहते हैं 21 लाख करोड़ की रिकवरी करनी है। इकोनॉमिक्स में डिसइन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट कब चाहिए आपको, उसका एक तरीका होता है, लेकिन पता नहीं कौन सा कार्य किया। मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कितने लोगों को रोज़गार प्रदान किया। मुझे बता दीजिए योगी जी ने कितने लोगों को गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दी। मुझे बता दीजिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे कितनी छूट दी। मुझे बता दीजिए कि किसानों को जो 9 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, किसकी बात योगी जी ने सुनी। किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, मुझे आप एक कार्य बता दीजिए जो योगी जी ने किया हो और जिसका मैं कहूँ कि हाँ ये मेरे लिए चुनौती होगी। तो मेरे लिए सबसे आसान रास्ता यही होगा, क्योंकि योगी जी और मोदी जी 5 साल में काम नहीं कर पाए और हम जनता के बीच में इस चीज़ को लेकर जाएंगे। जनता अगर आपको विधानसभा प्रत्याशी चुनकर अगर यहाँ से भेजती है लखनऊ, क्या मेन उद्देश्य रहेंगे? साहिवाल विधानसभा एक पिछड़ा एरिया है और बीजेपी सरकार में आने के बाद कुछ सुधार हुए उसमें। अगर आपकी सरकार आती है, आप यहाँ से विधायक बन के जाते हैं, तो कुछ क्या नया करेंगे साहिवाल के लिए? हाँ देखिए, मैंने कहा कि मैं तो गौरवान्वित हो गया हूँ, ऋणी हो गया हूँ अपनी पार्टी का, क्योंकि उन्होंने मुझे भावी प्रत्याशी घोषित किया। और यदि अगर आशीष मिला और मैं लड़ा और जीता और विधानसभा में पहुंचा, आपके मुंह में घी शक्कर, परमेश्वर करे आपके जीभा पर सरस्वती का वास हो और सब सुने, तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं पहला प्रत्याशी होऊंगा साहिबाबाद विधानसभा से जो कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम का होऊंगा। और ये भी सच है क्योंकि मेरा पिछड़ा हुआ इलाका, अब जब आप आए हैं तो आपने देखा है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जितने भी विगत वर्षों में हमारे, चाहे वो MLA रहे, विधायक रहे या काउंसलर रहे, उन्होंने इस तरफ कम से कम कौशाम्बी की तरफ, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी इंदिरापुरम के अंदर गड्ढे बहुत हैं। आज जब मैं खोड़ा में जाता हूँ तो पूरा स्लम एरिया बना रहे हैं। मेरे वार्ड के सारे लोगों से जा के मिल रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गया, एक मैंने जलेबी की दुकान पर चर्चा की, एक उमेश यादव जलेबी बनाते हैं, सोमेश, तो अच्छा लगा, लोगों से मिला तो लोग चाहते हैं कि अशोक जी आप आइए। और विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। अब इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, कि पार्लियामेंट और असेंबली में एडवोकेट आने चाहिए, क्योंकि संसद में ऐसे ऐसे लोग कानून बना देते हैं, उनको कानून बनाना ही नहीं आता, उनको पता उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अनपढ़ लोग जाकर अगर कानून बनाएंगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इसको व्यक्तिगत ना ले कोई भी, लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसका सार ये निकलता है कि पढ़े लिखे एडवोकेट लोग, विधि विभाग के लोग अगर असेंबली में या पार्लियामेंट में जाएंगे तो शायद राज्य हित में और राष्ट्र हित में अच्छा होगा। और बिल्कुल हम अपनी साहिबाबाद विधानसभा के लिए अच्छा करने वाले हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, विधानसभा में अगर आप जीत कर जाते हैं, कुछ क्या नया करके आएंगे इस बार? देखिए, नया तो मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, तो जब भी कानून बनेंगे तो कानून की बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सीमित होगी, संविधान के अंतर्गत होगा। मैं अपनी सीमाओं से बाहर जाकर तो कानून नहीं बनाऊंगा। जो अधिकार क्षेत्र जो सूची में मेरे के हैं और जो मेरे अपने राज्य के, अपने विधानसभा के साथियों के हित में है, मैं उनके लिए कानून जरूर बनाऊंगा। मैं कानून ऐसा बनाऊंगा जो सबका सम्मान होगा, जो सबका सम्मान करेगा, सबको एक सम्मान देखेगा। रोज़गार के अवसर पर बात करूंगा, मैं उनकी बेरोज़गारी को हटाने की बात करूंगा। कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो एक राज्य की प्राथमिक ड्यूटी बनती है, कार्य बनता है अपने नागरिकों को देने के लिए, अगर ये नहीं करते तो ये भी सच है कि पिनल प्रोविज़न भी इसमें किए जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक होता है और हम विधानसभा जाते हैं, तो मैं अपने निवासियों को बता दूं, आपका ये भाई कम से कम विधानसभा में आपकी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाएगा और आपके न्याय के लिए जितना भी कर पाएगा
इवन बियॉन्ड द लिमिट जाकर भी हम काम करेंगे। अब बिल्कुल निश्चित रहें। ये थे हमारे साथ भावी प्रत्याशी अशोक सिंह एडवोकेट। उन्होंने कहा अगर मैं जीत कर आता हूं तो अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बेरोजगारी है वो ख़त्म करूंगा। हिंदी न्यूज़ 1 के लिए गाजियाबाद से मैं कपिल श्रीवास्तव।